भैया राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। आपको भी और दर्शकों को जय श्री राधे राधे। हम्म। बहुत दिन के बाद आपका स्वागत है। दर्शकों का स्वागत है। और एडवांस में आपको सावन सावन तो अभी चल ही रहा है, चल ही एक रहा दिन है, बचा है एडवांस कल क्या है। का। हाँ, हाँ, कल का दिन बचा है, पूर्णिमा भी है, सोमवार भी जी। है। सावन सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की आपको बहुत शुभकामनाएं। और सभी को अभी भी स्वतंत्रता शुभकामनाएं। दिवस अपना निकला उसका भी। और एडवांस तो ये दोनों हो गया रक्षाबंधन के। बिलेटेड जिसको नहीं कहते आजकल, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे जैसा। तो बिलेटेड 15 अगस्त की, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। तो कुछ एक वीडियो में आपसे चर्चा हुई है गुरु जी के बारे में, और भारतीय जो हमारी जीवन शैली रही, अर्थव्यवस्था हम्म। रही, उसके बारे में आपने वो बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है और वो कुछ मार्गदर्शन दिया है सभी को। और उसी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। और अभी हम्म। पिछले मैंने आपने एक पुस्तक का जिक्र किया था कि रविंद्र शर्मा गुरुजी जो रहे हैं, वो मौखिक परंपरा के व्यक्ति रहे, और वो बहुत ज़्यादा लेखनी पर उतना हम्म। उसको जोर नहीं देते थे। और आपने हम्म। बताया था कि उन्होंने बोला था कि मेरे जाने के बाद लिख लेना। तो वही हम्म। जो गुरुजी के जाने के बाद लेखन का कार्य जो है, जो जी। जो आपने इतने साल उनके साथ रह के सानिध्य में भारतीय व्यवस्था के ऊपर समझा है, तो एक किताब आपने लॉन्च की है। सबसे हम्म। पहली जो किताब आपने भिक्षावृत्ति के ऊपर। ये और है ना। मैंने जब तक ये किताब नहीं पढ़ी थी, और आपके आपके श्रीमुख से जब तक नहीं सुना था कि हम्म। भिक्षावृत्ति जो है, हम्म। आज जैसे मानसिकता, भिक्षावृत्ति मतलब सीधा ध्यान जाता है भिक्षा। वृत्ति तो वो हम्म। शब्द ही हटा दिया गया सही है। है, सही है, सही है। तो आम मानस में जो एक मानसिकता बनी हुई है भिक्षा, उसको लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। हम्म। उसके कुछ कारण भी हो सकते हैं कि लोग आजकल कुछ करते हुए नहीं, सीधा भीख मांगते हैं, खाते हैं, हम्म। हमको ऐसा लगता है। लेकिन ये कुछ और अलग ही चीज़ रही है। ये हम्म। किताब से भी पता चलता है और आपकी बातचीत से भी पता चलता है। जी। तो एक किताब का ही सहारा लेकर हम आज भिक्षावृत्ति के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि क्या रहा है, क्या इसका वर्तमान में स्थिति है, और भविष्य में इसके बारे में, जैसे आप बाकी व्यवस्थाओं के ऊपर जी तो काम ही जी कर ही जी। रहे हैं, तो बिल्कुल। आगे आप क्या कर रहे हैं, और आम लोग, हम जैसे लोग जो हैं, हम्म। वो इस बारे में क्या कर सकते हैं, तो इस हम्म। बारे में हम जानना चाहते हैं। ठीक 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 ठीक। तो जैसे आपने कहा कि भिक्षा, भिक्षा भिक्षा बस नहीं है, एक वृत्ति रही है ये हमारे यहाँ। वृत्ति का मतलब होता है धंधा, रोजगार, पेशा, व्यवसाय, ऐसी चीज़ें जिसमें हम इंगेज होते हैं, जो हमारी आय का साधन होते हैं और हमारे रोजगार की सुरक्षा सुनिश्चित कराते हैं। तो कभी समाज ने इन इस तरह के काम को इतना महत्व दिया गया था कि भिक्षा की वृत्ति के माध्यम से उसको हमारे समाज में व्यवस्थित किया गया था। ऐसा बोला जाता है कि लगभग 6-7 हज़ार उपजातियाँ थीं जो भिक्षावृत्ति के आधार पर अपना जीवन यापन करा करती थीं। तो इतना वृहत, इतना विस्तार से ये सारा चीज़ फैला हुआ था कि इतने सारे लोग हमारे वहाँ पे समाज में भिक्षावृत्ति के ऊपर आश्रित होकर रहते थे। और ये क्यों रह पाते थे? क्योंकि समाज उनको जरूरी समझता था। जो भी चीज़ें दी वो जरूरी नहीं है, ज़बरदस्ती मजबूरी में किया जाने वाला काम है, कितने दिन चलेगा? वो तो जब तक मजबूरी है तब तक चलेगा, मजबूरी खत्म तो वो काम खत्म। आज जो भिक्षा का मतलब जो भीख और भिखमंगाई और भिखारीपना जो हो गया है, ये हमारे यहाँ कभी नहीं रही, ये एक वृत्ति रही है। हमारे यहाँ पे तीन तरह की वृत्ति मानी गई। जितने भी काम धंधे माने जो हमारे समाज में रहे हैं, वो मुख्यतः 3 तरह के काम धंधे रहे हैं। एक तो है कर्म वृत्ति, दूसरी है वैश्य वृत्ति, और तीसरी है भिक्षा वृत्ति। तो कर्म वृत्ति में वो सारे लोग आते हैं जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करते हैं। जड़ पदार्थ मतलब क्या है? जैसे मिट्टी जड़ है, तो मिट्टी से सृष्टि करने वाले कुम्हार हैं। लोहा जड़ पदार्थ है, लोहा से सृष्टि करने वाले लोहार हैं। सोना चांदी जड़ पदार्थ है, उससे काम करने वाले चमार हैं, सुनार हैं। चमड़े से काम करने वाले चर्मकार हैं, कपड़े पे काम करने वाले जुलाहे हैं, बांस पे काम करने वाले बंसकार हैं। तो ज़्यादातर हमारी जो कारीगर जातियाँ रही हैं, उत्पादन करने वाली कारीगर जातियाँ रही हैं, ये सारी जो जो जातियाँ रही हैं, ये कर्म वृत्ति वाले लोगों की रही है। दूसरी वृत्ति जो होती थी वो वैश्य वृत्ति मानी जाती थी। वैश्य वृत्ति में वो सारे लोग आते थे जो चेतन से चेतन की वृद्धि करते हैं, ऐसा रविंद्र शर्मा जी बताया करते थे। तो चेतन का मतलब है कि जो एक तो जड़ है और एक जीव है। तो जीव चेतन जो है उस तरह से, जैसे एक किसान है, वो एक बीज डालता है, उससे 1000 लाख बीज पैदा करता है। गेहूँ है, चावल है, धान है, दाल है, सारी चीज़, जितनी सारी चीज़ें पैदा होती हैं वो चेतन चीज़ ही है ना। एक ग्वाला है जो एक गाय से 10 गाय करता है। एक चरवाहा है जो 2-4 भेड़ बकरियों से लेके
आगे पैदा करता है। तो इस तरह की जो जातियां रही हैं जो चेतन से चेतन की वृद्धि करते हैं, ये वैश्य वृत्ति वाले लोग माने गए हैं। और इसी में एक छोटा सा वर्ग, बहुत छोटा सा वर्ग जो है वो वाणिज्य करने वाले लोगों का रहा है, तो वो भी वैश्य वृत्ति में लोग माने जाते रहे हैं। तो इन दो वृत्ति के लोगों का काम रहा है समाज को, भूमि को समृद्ध करना, कि अपनी 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 समृद्धि कितनी तरह से आती है। तो ये कर्मवृत्ति और वैश्यवृत्ति वाले लोगों का काम रहा है, उद्देश्य रहा है, उनका मोटिव रहा है कि अब भूमि को समृद्ध करना है। लेकिन तीसरी वृत्ति जो है वो भिक्षावृत्ति है। उनका ये उद्देश्य रहा है, उनका जो चीज रही है कि समृद्धि से निर्लिप्त रहना। समृद्धि ही अपने जीवन में सब कुछ नहीं है, समृद्धि से भी निर्लिप्त रहना। इस चीज की जो शिक्षा देने वाले लोग रहे हैं हमारे यहाँ, ये भिक्षावृत्ति वाले लोग रहे हैं। तो ये बहुत ही तरह से एक अलग ढंग की आध्यात्मिक चीज को, कॉन्सेप्ट को हमारे जीवन में समाज ने व्यवस्थित करके रखा था कि आप समृद्धि को ही अपना सब कुछ नहीं मान लें। आज जैसे हो रहा है आजकल, आज समृद्धि जो, समृद्धि तो क्या है, आज तो समृद्धि भी नहीं बची, अब तो संपन्नता की ओर आ गए। व्यक्तिगत व्यक्तिवादी सारी चीज, समृद्धि थोड़ी सी सामूहिक ऊपर पे होती है, क्षेत्र विशेष भूमि को समृद्ध करना जिसको कहा जाता है। व्यक्ति समृद्ध नहीं हो, व्यक्ति संपन्न हो सकता है, व्यक्ति समृद्ध नहीं हो सकता। तो आज जो है वो सारा का सारा संपन्नता पे आ गया है, और थोड़ा बहुत जो रह गया वो समृद्धि के ऊपर में रह गया है। लेकिन इससे निर्लिप्तता करने वाली बात, निर्लिप्त रहने वाली बात करने वाला कोई नहीं है। आज हमारी आध्यात्मिक बातचीतों में थोड़े बहुत जरूर मिल जाएगा, लेकिन हमारी को जीवन शैली में लागू करके समाज में कुछ तरह से व्यवस्थित कर देना, ऐसा आज बिल्कुल नहीं है। कभी ये हमारे समाज में भिक्षावृत्ति वाले जो लोग हुआ करते थे, इनका मूल उद्देश्य ये था कि समाज को समृद्धि से भी निर्लिप्त रखा जाए। क्योंकि आप ये आध्यात्मिक फिलॉसफी बोलना बताना तो बहुत कुछ होता है कि आप दुनिया भर की बात कर लो, ये सब कर लो, लेकिन उन सारी चीज़ों को समाज में लागू करना ये अलग ही हो, एकदम अलग ही तरह की चीज़ रही है। तो ये हमारे भिक्षावृत्ति वाले लोग रहे हैं। इनकी बहुत तरह की भूमिकाएं रही हैं। मुख्य तौर पे जो भूमिका रही वो आध्यात्मिक जीवन शैली को ही हमारे अंदर लागू करने वाली बात रही है। अब आध्यात्मिक जीवन शैली लागू करना है ऐसे बोलने से तो थोड़ी ना लागू हो जाएगी। 50 लोग बोल देंगे लागू हो जाए। जैसे आजकल व्हाट्सएप में चलता है कि आप यदि खड़े हैं लोगों के साथ में तो आप इसको आगे से आगे फॉरवर्ड कीजिए। फॉरवर्ड करने से किसी चीज के साथ थोड़ी ना कोई खड़ा हो जाता है। सही है। तो ठीक उसी तरह से ये सारी जो चीज़ है कि आप आध्यात्मिक जीवन शैली की बात कर रहे हैं, तो जब तक उसको व्यवस्था का उसमें लागू नहीं करेंगे तो ये असंभव है। तो भिक्षावृत्ति वाले लोगों का जो पहला तो उसकी परिभाषा में ही कि आपको समृद्धि से निर्लिप्त रहना है। दूसरा, उनके माध्यम से जो छोटा दान लोग बाग करते थे, हमेशा देने का, छोड़ने का, देने की आदत उनको पड़ती थी। तो हमारे यहाँ जैसे बता रहा था मैं भी कि 6-7 हज़ार जातियों का जिक्र आता है, फिर भी गाँव में आपको सामान्य रूप से भी आपको वर्ष में 500-700 जाति के लोग तो आराम से आते थे। इतने सारे लोगों का जीवन यापन जो होता था ये केवल भिक्षा के दम पे होता था, केवल भिक्षा के माध्यम से। उदाहरण के लिए ये सारे जो सब जितने जो हमको अभी याद आ रहे हैं, वसुदेवा इस पूरे इलाके में बहुत रहे हैं, सुबह सुबह से आके मानते रहे हैं। तो अभी भी कुछ जगहों पे बिल्कुल, हाँ कुछ जगह दिख जाते हैं। तो वो केवल अभी हम वसुदेवा बस को जानते हैं, जबकि सुबह सुबह आने वाले ऐसे बहुत लोग हुआ करते थे। 8-10 प्रकार के लोग होते थे जो अलग अलग समय में आते थे। जैसे उदाहरण के तौर हाँ, जैसे ये इस क्षेत्र का तो अभी हमारे को भी अध्ययन करना बाकी है, बट तेलंगाना के क्षेत्र में जैसे रविंद्र शर्मा जी बताते हैं और जो उन्होंने देखा है और हम लोगों ने उनके साथ देखा है, वो बताते हैं कि जीवन शैली में हमारे यहाँ पे सब सुबह उठना बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अब सुबह उठना महत्वपूर्ण रहा है बोल के थोड़ी ना उठ जाएगा कोई, तो उसको उठाने की बहुत सारे लोग लग रहे हैं। समाज के लोग थे जो इसी काम को लगे होते थे। तो सुबह 3-4 बजे के आसपास हमारे यहाँ सबसे पहले बड़बुक्कुलुलू आता था उनके इलाके में। वहाँ पे जो सुबह लोगों को आके उठाया करता था, उसकी बड़ी तीखी आवाज़ की डमरू बजाते हुए आता था, चलता था और गाते हुए निकलता था। तो वो 3-4 बजे के आसपास आता। फिर उसके बाद दूसरे लोग आते थे, गोसम उल्लू करके आते थे। वो फिर से जो एक बार नींद खुल जाने के बाद फिर भी आदमी झपकी मार ही लेता है ना, तो वो फिर से जो सोते हैं उनको भी उठाने की वो जो काम होता था। जब वो आते थे तो वैसे सारे लोग उठ जाते थे। फिर उसके बाद जब तीसरे नंबर पे लोग आते थे तो लोग भाग झाड़ू वाड़ू मारते रहते थे। महिलाएं जो घर की थी तो वो सारा सब झाड़ू फुहारें चलती होती थी। फिर उसके बाद जो लोग आते थे वो उस समय आते हरिदास करके लोग आते थे। जब नहा धो के जब महिलाएं आ जाती थी और चौक पूरा करती थी
आंगन में जो रंगोली डाली जाती थी, तो उस समय ये लोग निकलते थे, हरिदास लोग, वो बढ़िया अपने तानपुरा लेके गाना गाते हुए वो सारे लोग निकलते थे। फिर उसके बाद जंगम लोग आते थे, तो जब ये सब लोगों को जाने 7-8 बजे के आसपास जब लोगों को निकलने का समय हो जाता था, अपने अपने कामों पे जाते तो उस समय जंगम लोग निकलते थे। ऐसे करके आपका सुबह का वो पूरा 8-10 प्रकार के लोग आते थे, और जो कि आपको अलग अलग समय में अलग अलग हिसाब के गाने, जैसे हरिदास लोग जंगम लोग आते थे, वो भैरवी गाना गाते हुए आते थे। उनके कंटेंट भी होता था उसी तरह से रहता था। जो सुबह उठने वालों का कंटेंट होता था, गीतों के जो बोल हुआ करते थे, उसकी जो लिरिक्स हुआ करती थी वो अलग होती थी, अलग अलग राग में राग अलग अलग राग। तो जिस समय में आपको जिस राग उनके पास रहते थे, और सारे भिक्षावृत्ति वाली जातियों का एक जो भूमिका बाकी और दूसरी भूमिका में आएगी कि कला के भी बहुत बड़े उत्प्रेरक थे। तो सारी भिक्षावृत्ति लगभग सारी भिक्षावृत्ति वाली जातियों के अपने स्वयं के वाद्य होते थे। अच्छा, हर कोई कुछ नहीं होगा तो डमरू होगा, हाँ, तो वो आपको लेके तो उससे करेंगे। तो ये वाद्यों के बिना वो चलते ही नहीं थे लगभग। तो आप दो चार जातियां होंगी यदि होंगी तो, लेकिन 7000 में से 95% की जातियां जो होंगी वो वाद्यों के साथ। तो हमारे जीवन में संगीत भी इनके साथ में रहता था। सुबह 3-4 बजे से चालू हो जाता था। फिर जब ये सब लोग निकल जाते थे काम वाम पे, तो जो गांव में बच जाते थे महिलाएं में भी जो बुजुर्ग लोग बच जाते थे, बच्चे रह जाते, तो इनके मनोरंजन के लिए दुनिया भर के लोग आते थे। कभी सपेरा आ रहा है तो कभी भालू और रीछ लेके आते थे, कभी बैल लेके आते थे, कभी घोड़ा को नचाने वाले लोग आते थे। ऐसे अलग अलग तरह के लोग, सांप को लेके आने वाले लोग हैं, ये सारे लोग यहाँ पे आते थे। उसी में बीच में नट भी आ रहे हैं, जादू दिखाने वाले भी आ रहे हैं, कुछ और तरह के लोग हैं जो वो आते रहते थे। तो ये दोपहर का समय भी इसी तरह से चला जाता था। 20-25 साल पहले तो हमने भी बचपन में हाँ, आते रहे। बिल्कुल। भालू तो हमने भी सभी तरह के मदारी जो हैं, भालू है, हाथी लेके आने वाले हैं, भालू लेके आने वाले हैं। यहाँ टीकमगढ़ वगैरह के इलाके में अभी भी घोड़ा नचाते हैं। अच्छा, तो घोड़ा नचाने वाले लोग आते थे, गधे लेके आते थे ज्योतिष टाइप का करने के लिए कि इससे बुलवाते थे। गाय, हाथी तो अभी भी दिख जाते हैं। हाँ, हाथी अभी भी दिख जाते हैं। बिल्कुल। तो जब से ये सब ये वन्य जीव वाला सब मामला लफड़ा चपड़ा चालू किया है, तब से जाके ये सारा चीज खत्म हुआ है। नहीं तो इसको इलीगल बना दिया गया ना। नहीं तो ये किसी जमाने में उल्टा, जो आज तो इनको लग रहा है कि वन्य जीवों का शोषण रोक रहे हैं इनको करके, लेकिन इनफैक्ट इनको रोकने से आप वन्य जीवों का शोषण बढ़ा रहे हो। क्योंकि जब ये लोग आते थे तो आपके गांव में पहुंच के, आपके मोहल्ले में पहुंच के अपने अलग अलग जीवों के बारे में बहुत सारी जानकारियां देते थे। अब सांप वाला सपेरा आता था, तो सपेरा क्या करता था, सब बातचीत में बात में खेल दिखाते ही वो बताता था कितने जहरीले सांप होते हैं, कितने नहीं होते हैं, जहर किस तरह, कोई कभी काट ले तो उसका जहर कैसे उतारना, उसका प्राइमरी उपचार क्या करना पड़ता है। लोग भी उससे पूछते थे, अलग अलग तरह के सांपों के बारे में जानकारी लेते थे। वो भी दुनिया भर की कहानियां सुनाते हुए कि किस तरह कौन सा तक्षक नाग था। परंपरा में जितनी कहानियां अलग अलग पुराणों में इसमें आती थी, उन सब के माध्यम से वो खेल दिखाता रहता था। फिर उसके बाद वो कोई काट ले तो है, बचने के कितने उपाय हैं, घर में कभी घुस जाए तो कैसे निकलने देना है, क्या नहीं निकलने देना है। तो आपको सांप से पूरा परिचय करा देता था, पूरा परिचय करा देता। अब एक परिचित आदमी से को आप फिर अब दुश्मन नहीं मानते हो। आज जो सांप निकलते ही घर में मारने की बात होती है, लट उठा के मारो, यही बात होती है ना। अब सामान्य घरों में ये हो गया, इवन गाँव में भी ये चीज होगी, सांप निकला मतलब मारो। कौन सा सांप है, कौन सा जहरीला है, कौन सा नहीं है, ये जो लोक शिक्षक के रूप में हमारे पास आते थे और सारी जानकारियां देते थे। और केवल जानकारियां नहीं दे देते थे, जानकारियां तो ठीक है, चलो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ वहां से मिल जाएगी। जानकारियों के साथ साथ ये आपके गले में सांप डाल देते थे, आपको दूध पिलवाते थे, बताते थे कि दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है, छुआते थे, टच कराते थे, स्पर्श कराते थे। तो आपका जो डर होता है ना सांप के प्रति, वो निकलता था। अब जब आप किसी से डरोगे नहीं तो आप उसको क्या मारोगे। सही है। जब एक बार डर निकल गया तो आप, तो इतने उच्च स्तर के लोग शिक्षक थे, इतने उच्च कि आप गूगल में आज की सारी जानकारी मिल जाएंगी, लेकिन आपको सर्च करना पड़ेगा, आपके पास घर पहुंच के नहीं मिलेगी, पहले नंबर की चीज। दूसरी खेल में नहीं मिलेगी कि आप भी हो, 4-50 लोग और भी हैं, वो भी पूछते जा रहे हैं। आपके मन में हो सकता है किसी समय दिमाग में कोई चीज नहीं पहुंची, मनोरंजन भी हो रहा है, कुछ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है, तो इसीलिए गुरुजी इनको घर पहुंच शिक्षक बोलते थे, लोक शिक्षक बोलते थे, और घर पहुंच ग्रंथालय बोलते थे। कि ये पूरा जो एक ग्रंथ में जितनी सांप के बारे में नई जानकारी मिलेगी वो 1 घंटे के सेशन में मिल जाती है। ग्रंथ में सिर्फ थ्योरी मिलेगी, वो व्यवहार तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो ये सारा कुछ जो काम रहा है, कभी भिक्षावृत्ति वाले जाए,
तो आपकी आध्यात्मिक जीवन शैली, आपकी लोक शिक्षक, आपकी कला की प्रेरणा, ये सारा का सारा काम करते थे। इसी तरह भालू वाला था तो भालू वाले से वो, क्योंकि गांव में आसपास होने वाले सहज जो लोग हुआ करते थे, सहज जानवर जो आते हैं उससे बचने का तरीका। अब भालू के साथ में उसके प्रशिक्षण की तकनीक क्या होती, कैसे उसको तैयार करते थे, कैसे नचवाते थे उसको, कितना क्या खाता है वो, क्या नहीं खाता है, किसको देख के लपकता है। यदि आप जंगल में जा रहे हो तो क्या चीज़ देख के लपकेगा, और लपक ले तो उससे बचने के तरीके क्या है, या काट ले, मान लीजिए नोच दे, काट ले, सब कर ले, तब उससे बचाव के क्या तरीके हैं, उसको उससे उसका डर जो है वो निकालना। तो ये सारी तरह की चीज़ें होती थी आसानी से खेल खेल में। आज ये सारी चीज़ें गायब हैं, और हम उसके कारण वन्य जीवों के को अब हम खतरा मान रहे हैं। पहले आप उनके साथ में रहते तो उनके जैसे हो जाते थे, बंदर लेके आते थे, बंदरों के साथ दुनिया भर के खेल होते थे, उसकी जानकारियाँ मिलती थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के माध्यम से आपको बहुत कुछ, ये सब भिक्षावृत्ति वाली जाति के लोग थे। तो दोपहर सारा ये सारा काम चलता था। तो शाम के आसपास में जाति पुराण वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो जाति पुराण वाले लोग आते थे, जाति पुराण को सुनाने का काम करते थे। हमारे यहाँ जाति पुराण एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ रही है, जिसके बारे में आज हम लोग को पता ही नहीं है कि जाति पुराण क्या होता है। हर जाति का उत्पत्ति से लेके वर्तमान तक की स्थिति उसमें रहती थी। किन किन जातियों से उनके कैसे संबंध हैं, कहाँ कैसे चीज़ें हो रहा है, कौन सी जातियों के साथ उनमें किस तरह के संबंध हैं, कहाँ रोटी बेटी के संबंध है, कब उन्होंने वो काम अपनाया, कब वो काम उन्होंने निकाला छोड़ा, ये सारा का सारा जो चीज़ है वो सारी चीज़ें उसमें जाति पुराण में आती थी। और वो जाति पुराण के साथ में उन जातियों का खुद का जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको होते हैं ना, क्योंकि हर जाति में यदि देखा जाए सबकी शुरुआत किसी न किसी ऋषि से हुई है, किसी न किसी भगवान से हुई है, उस तरह से हुई है। तो जो आत्म गौरव वाली जो बात है वो बनी रहती थी उसमें, और उसके हिसाब से ये सारे के सारे चलते रहते थे। तो ये जाति पुराण जब ये सुनाने आते थे तो उसमें ये नहीं होता था कि उसमें केवल उसी जाति के लोग बैठ के सुन रहे हैं, गांव के सभी लोग सुनते थे। तो उनका दूसरी जातियों के साथ कब कैसा संबंध बना है, क्या हुआ है, वो सारा चीज उसमें जिक्र आता था। तो ये सारा का सारा जो चीज होती थी, इतनी ज्यादा हमारी एक तरह से ये हमारी इतिहास था, हमारा सोशियोलॉजी थी, हमारा सामाजिकता जो थी, तो ये सारी चीज उसमें आती थी। तो भिक्षावृत्ति का ये चीज, फिर वो जाति पुराण वाले जाके हुए, उसके बाद शाम को ये दुनिया भर के हमारे जो लोकगीत, लोक संगीत, अलग अलग तरह की स्थानीय क्षेत्र के जो है, कोई यक्षगान करने वाला है, कोई रामायण सुनाने वाला है, कोई कुछ और चीज़ वाला है, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती थी। और जैसे मैंने बताया कि इन सबका माध्यम जो होता था गीत संगीत ही होता था। तो गांव में सुबह 3-4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक संगीतमय माहौल ही रहता था हर जगह पे। क्योंकि हमारे यहाँ पे संगीत को, नाद को, लय को, गीत को, ये सारी चीज़ों को, कला को, सभी तरह की कलाओं को अध्यात्म की पहली सीढ़ी माना गया है कि आप कलात्मक नहीं हो तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते। तो आपकी कला अध्यात्म की दिशा में तैयारी करने वाली चीज़ होती थी। गीत संगीत ऐसे आज जो पूरे गांव भी चले जाइए आप, अच्छे से अच्छे गांव में भी जिस तरह का रूखा रूखा सारा कुछ होता है, खेती किसानी और थोड़ी बहुत कारीगरी मिल भी जाएगी तो मिल जाएगी, इतना ही। लेकिन हमारे जो पुराने गांव हुआ करते तो उसमें इतनी विविधता होती थी और पूरा वातावरण संगीत में होता था। और जब ये संगीत का काम कर रहा हो तो हल चलाने वाला उस संगीत की धुन पे अपना हल चलाता था, छिड़काव करने वाला, कटाई करने वाला उस संगीत की धुन पे अपनी कटाई करता था। गांव में से लोग निकलते थे और रहते, जो भिक्षावृत्ति वाले हैं तो जो कुम्हार है उसके हिसाब से बना के अपना मटका पीटता था, लोहार उसकी लय से लय मिला के अपना वो करता। तो ये सारे लोग भी काम करते करते ऐसे निढाल हो जाते नहीं थे, क्योंकि लगातार संगीत सुनाई पड़ते रह रहा है, तो ये उनके काम का ही एक हिस्सा बन के रह जाता था। इतनी जबरदस्त चीजें नहीं है। तो ये इस सब कारणों से इनको इस ढंग से व्यवस्थित किया गया था समाज में कि ये भी एक व्यवस्था का अंग है, इसकी समाज को जरूरत थी, इनकी एक भूमिका थी समाज में, और उस भूमिका की पूर्ति के लिए इनको समाज ने अलग अलग कामों, जैसे लोहार, सुनार, कुम्हार की जरूरत है, ठीक उसी तरह से ये भिक्षावृत्ति वालों की जरूरत थी। ऐसा ये मजबूरी में किए जाने वाले काम नहीं है। जैसे आज भिक्षमंगाई जो हो रही है, वो भिक्षमंगाई तो क्या है, या तो वो शोषण के लिए हो रहा है, कोई गैंग चला रहा है, भिखारियों का गैंग जो टाइप का होता है, बच्चों को हाथ पांव काट के और ये करके, दुनिया सुनते रहते हैं, जो उस तरह के लोग होते हैं, या फिर जो बेदखल हुए हैं अपने रोजगारों से, जिनका रोजगार छिन गया है, हट गया है, जिनको नए रोजगार कोई नहीं दिख रहे हैं, या फिर जो बुजुर्ग जो हैं, जो कुछ भी कर पाने में अक्षम है, डेस्टिट्यूट जिसको कहा जाए, वैसे सारे लोग जो हैं, वो सारी चीज। तो ये पूरी तरह से आज के समय में, आज की आधुनिक व्यवस्थाओं में तो भिखमंगाई, भिखारीपना एक अलग ही तरह की चीज, कोढ़ ही है समाज का।
लेकिन कभी हमारे समय में ये हमारे समाज की एक बहुत ही अच्छी परिकल्पना थी, और उसको यदि हम समझ पाते हैं, देख पाते हैं, उस दृष्टि से इसको आरंभ पुनः कर पाते हैं, कि कम से कम समझ ही पाते हैं, तो भी एक अलग ही चीज़ होगी। प्रश्न ये उठता भैया कि जैसे व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी रही हैं, थोड़ा बहुत इतने डीपली तो लोगों ने नहीं सुना होता जितना आप बता रहे हैं, जिन्हें बताया और आप बता रहे हैं, लेकिन मोटा मोटा जैसे लोग नहीं बोलते कि भारत एक सोने की चिड़िया रही है। तो अगर सब इतना अच्छा था, जैसे आप बच्चा व्यक्ति की जो बात कर रहे हैं, व्यवस्था इतनी अच्छी थी, तो ये नष्ट कैसे हो गई, क्यों हो गई, तो उसका क्या कारण रहा है? जब इतनी अच्छी व्यवस्था है, आज भी सुनने में थोड़ा सा ही स्टडी करें, बहुत डीपली भी ना करें, तो बहुत सुंदर पिक्चर तो भारत की बनी जाती है, जो कि नहीं है अब आज वर्तमान की पीढ़ी में नहीं है, क्योंकि ये सब बातें तो अपने ना तो स्कूल के करिकुलम में होती है, ना कॉलेज के करिकुलम में होती है, कहीं नहीं है, पढ़ने में कहीं नहीं आता है। तो वो और जबकि हमारी जीवन शैली का कितना बड़ा हिस्सा होते थे, मतलब तुम्हारी पीढ़ी, हमारी पीढ़ी के लोग ये सारी अपनी आंखों से देखे हुए हैं। हाँ, ऐसे नहीं है कि ये अब हमको आज की नई पीढ़ियों को तो इनको कुछ भी नहीं पता है। तो इसके खत्म होने का कारण क्या है, कि कैसे विलुप्त हो गई है सब? देखिए क्या है, दो तीन कारण समझ में आते हैं जब इसको विस्तार से देखते हैं ना, तो दो तीन कारण समझ में आते हैं। एक तो ये कि ये खत्म हो गई हैं या खत्म की गई हैं। अच्छा, है ना, खत्म होना और खत्म किया जाना ये दो अलग अलग चीज़ है। अब ये भिक्षावृत्ति वाला जो हमारा जब समाज रहा है, जब आप ये सोचो, ये एक जगह रह के काम करने वाले नहीं होते थे, ये गांव उनके बटे होते थे, 100 गांव, किसी को 100 गांव, किसी के 50 गांव, किसी के 20 गांव है, जिसका जिस तरह का काम है उस तरह का, और इन सारे गांवों में घूमते फिरते रहते थे। तो जब ये अंग्रेजों के समय में थे, तो हमारी जानकारी एक गांव से दूसरी गांव तक सहज ही पहुंचाने का काम ये लोग करते थे। आसानी, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो मतलब कुछ स्पाई टाइप का या जासूस जैसे बन के कर रहे हैं, सहज ही पहुंचती बातचीत में होते हुए। इसीलिए इनकी इसी गुण के कारण इनको समाज का समाधान करता भी माना जाता था। जब पंचायतें बहुत सारी जगह पे होती थी, पंचायत किसी गांव की पंचायत किसी विशेष निर्णय पे नहीं पहुंच पाती, कुछ इस तरह के मामले आ जाते थे जहां जटिलता ज्यादा रहती थी, तो और उसके निर्णय नहीं होते, तो इन भिक्षावृत्ति वालों को बिठाया जाता था, क्योंकि वो घूमते फिरते रहते थे अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों पे, किस तरह के उसके अवसर आ चुके हैं, कहाँ पे उनके किस तरह से उन्होंने देखा है, तो ये सारा चीज उनको पता होता था। तो इनमें से कुछ लोग जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, उनको पंचायत के चुनाव करने के लिए बिठाया, पंचायत का आदमी नहीं होने के बावजूद भी बुलाया जाता था। तो क्यों? क्योंकि उनको इस सब की चीज की जानकारी थी। तो ठीक उसी तरह से जब ये घूम घूम के जाया करते थे अपने काम के लिए, तो अंग्रेजों की भी जो पॉलिसीज थी या उसके प्रति जो विद्रोह होने की संभावनाएं हुआ करती, 1857 के बाद से इनको बहुत ही निगेटिवली देखा जाने लगा। ये एक प्रकार से वाहक संवाहक के रूप में पहचाने गए। तो 1871 में अंग्रेजों ने बकायदा एक कानून बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के उसमें इन भिक्षावृत्ति की बहुत सी जातियों को क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। अच्छा, क्रिमिनल घोषित, क्रिमिनल मतलब उसमें पैदा हुआ एक दिन का बच्चा भी क्रिमिनल है। अरे, उसने कोई कुछ काम नहीं किया है इस तरह का, लेकिन फिर भी वो क्रिमिनल है। तो वो जिंदगी में अच्छे से भी जीवन यापन करना चाहेगा तो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ट्राइब भी उसको क्रिमिनल घोषित कर दी गई है। तो और फिर जो क्रिमिनल ट्राइब घोषित करने के बाद इनको यातनाएं भी फिर बहुत दी गई। कितने सारे लोगों को तो हाथ काट दिए गए, रोजगार तो छीना ही छीना। जब क्रिमिनल ट्राइब, तो गांव की तरफ से भी जो प्रश्रय मिलता था इनको थोड़ा थोड़ा, वो मिलना बंद हो गया। तो इसी कारण फिर क्या हुआ, बहुत सारी जगहों पे जैसे वसुदेवा वगैरह आते थे और भी जो लोग थे, पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते, ऐसा बोलते हैं। अच्छा। कि गांव में आते थे तो पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते थे, सुबह वहां जाके लोग उनको देखे आते थे। क्यों? तो ये भी सब उसी के बाद ही चालू हुआ कि जब ये हो गया तो ये क्या करते थे, जब जितने भी अपनी भिक्षावृत्ति वाली जाति के लोग होते थे, पहुंचते थे, बहुत चोरी छिपे पहुंचते थे, क्योंकि सामान्य उसमें तो पहुंचते हैं, और जाके वो भी ऐसे ही गांव के बाहर किसी पेड़ वेड़ में चढ़ के बैठ जाते, जिसको सामान्य रूप से दिख ना पाए। लोग भी अपना आते थे सामान जो भी उनको देने, क्योंकि अब उनका तो पुश्ता नहीं चला आ रहा, उनके प्रति उनका श्रद्धा का भाव रहा है हमेशा से कि हमारी समाज की इतनी बड़ी जरूरत को पूरा करते रहे, तो ये बहुत पूजनीय माने जाते थे समाज में। इनका जो मान, इनकी जो स्थिति थी बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी, पूजी। तो बाकायदा जब इनको भिक्षा दी जाती थी तो भिक्षा करने के बाद प्रणाम किया जाता था, जो सीधा रख के देते थे। अभी भी देखते हैं, अभी भी बहुत सारी जगहों पे, बिल्कुल बिल्कुल मंदिरों में तो देखते हैं, सीधा देते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो मंदिरों में तो फिर भी ये होता है कि चलो उसमें ब्राह्मण है और ये है, ये तो सभी जातियों के लोग होते थे। तो फिर क्या हुआ, जब ये चालू हुआ, आके पेड़ में बैठ जाते थे, जिस किसी को जानकारी मिलती थी, अपने 2-4 लोगों से संदेश भिजवाते थे, फिर गांव के जितने सारे लोग हैं जिनको जो कुछ देना है
वो लाके वहाँ पेड़ के नीचे रखते थे, ये अपना समेटे और बढ़ गए। तो एक इस तरह का भाव कि दूर से देना, ये वहाँ से चालू हुआ और ये फिर वो धीरे धीरे परंपरा में आ गया। तो बहुत सारी जगहों पे जो आजकल छुआछूत वाला मामला है वो ऐसी सब चीज़ों के कारण भी हुआ है। और उसको अंग्रेजों ने दुष्प्रचार किया उसको। बिल्कुल बिल्कुल, उसको तो फिर दूसरी तरह से लेके गए। शुरुआत उन्हीं से हुई है, उन्हीं के कारण हुआ है। उन्होंने ये क्रिमिनल ट्रायल्स एक्ट बनाया जिसके कारण 10-20 साल में तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। अपन ही तो देख रहे हैं ना, 20 साल पहले तो हमारे पास थी सब चीजें। एक कानून बना के अब ये वन्य जीव वाला कानून एक बनाया है, उसके बाद से ही तो हमारे यहाँ सपेरे गायब हुए। उसके बाद से कितने हमारे सपेरे रहे होंगे पूरे भारत में। सही बात। जितने सपेरे रहे होंगे वो सांपों का शोषण करने वाले ज्यादा रहे होंगे या सांपों का संरक्षण करने वाले ज्यादा रहे? तो कहीं नजर नहीं आता है। जिन दृष्टि से नजर भी आ रहा है, जिनको जो पाल के रख रहे हैं, तो वो तो उनकी जीविका का साधन है ना। तो उसको तो और पैर मतलब उसको तो और पूछ के रखेंगे भाई। आदमी एक जो छोटा सा मिस्त्री होता है, जो राजमिस्त्री होता है या लोहार है या सुनार है, कोई भी चीज है, सबसे पहले जाके अपनी आजीविका के साधन को पहले प्रणाम करता है, उसके बाद काम शुरू करता है। मिस्त्री भी जो है कन्नी को पहले प्रणाम करता है, उसके बाद कन्नी को हाथ लगाता है। नागपंचमी में पूजा की जाती है। नागपंचमी तो एक दिन हुआ, वो तो है ही है, बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं ये बोल रहा हूँ ये उनकी आजीविका साधन है, वो तो डेली प्रणाम करेंगे उसको। वो कहाँ शोषण करेंगे यार उसका? वो तो अच्छे से रखेंगे। वो खत्म तो उनकी आजीविका खत्म। तो ये जो पता नहीं कहाँ से जो एक वन्य जीव वाला जो अभी लागू हुआ है, उसके साथ देखते देखते 10-20 सालों में पूरा का पूरा गायब हो गया हमारे पास से। नहीं तो ये और जिस तरह से मैंने बताया कि यदि लोगों का डर दूर कर रहे हैं, उनके प्रति जानकारियां दे रहे हैं, तो उससे तो आपकी संरक्षण बढ़ेगा। आज वो हटने के बाद हम सांपों को देखते साथ मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं? क्योंकि अब हमारे लिए सारे सांप बराबर है। हमको हर सांप जहरीला दिखता है। तो ये जो पूरी पद्धति जो टूटने का कारण जो है ना, इस तरह की जो चीजें हैं, एक तो हमारी चीजों को किस ढंग से देखा गया, किस ढंग से प्रस्तुत किया गया, और फिर उसके बाद उस पर बेस किस तरह के नियम कानून बनाए गए, उन सब के कारण ये चीज हुई। दूसरी एक और चीज जो सामान्य चीज हमारी भिक्षावृत्ति बस नहीं, बाकी सारी चीजों का भी एक जो बड़ा कारण एक समझ में आता है कि जब आप किसी चीज की पीक पे पहुंच जाते हो, है ना, आप मान लीजिए सभ्यता की आप एकदम सर्वश्रेष्ठ पराकाष्ठा पे पहुंच रहे हो, ये कर रहे हो, तो पीक पे पहुंच जाने के बाद फिर उसका विघटन शुरू हो जाता है। अच्छा, उस समय तक तो उस पीक पे बना रहता है। तो जब आपका विशेष ज्ञान, विज्ञान जो है आपका सामान्य ज्ञान बन जाता है। अब जैसे रोटी बनाना है, रोटी बनाना एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रक्रिया है। बिल्कुल। आटा को पहले तो आटा को कितना दरदरा या कैसा पिसवाना है, उसके पहले उसको सुखाना कैसे है, कितना सुखाना है, नहीं सुखाना है, फिर पीसने के बाद आटा मारना, उसमें कितना पानी लगेगा, कितना नहीं लगेगा, कितनी विस्कोसिटी आएगी, कितनी नहीं आएगी, कितना लचीलापन चाहिए, कितना उसमें कठोरता चाहिए, कितनी ये चीज़ चाहिए। फिर उसको बेलना कि कितने प्रेशर से आप उसमें हाथ में फेर रहे हो, कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा, जिससे वो कितना विस्तार होगा और उसका गोलाईपन कैसे आएगी। ये पूरी टेक्निकल प्रोसेस है। फिर चौथे नंबर पे आता है आपको उसको सेकना, तो उसमें कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना नहीं चाहिए, डायरेक्ट हीट कितनी चाहिए, तवा के ऊपर टाइप की कितनी चाहिए, तवा भी किस धातु का बनना है। ये सारी चीज़ें टेक्निकल नॉलेज है ना, ये सारी चीज़ें टेक्निकल नॉलेज है। और जब ये टेक्निकल नॉलेज, और ये खाली एक चीज़ के लिए हुई, रोटी बनाना। अब आपको यदि मान लो पराठा बनाना है तो पूरी प्रक्रिया दूसरी तरह से होनी है। यदि आपको पूड़ी बनाना है, दूसरी पपड़िया बनाना है, खाजे बनाना है, पूरी प्रक्रिया दूसरी तरह से हुई। और फिर ये तो हुई गेहूं के आटे की। फिर आपको यदि मान ली मक्के का आटा बनाना तो उसकी प्रक्रिया अलग है, ज्वार का आटा का बनाना तो उसकी पूरी प्रक्रिया अलग है, चावल की रोटी बनाना तो उसकी पूरी प्रक्रिया अलग है, बाजरे की बनाना तो उसकी पूरी अलग है, रोटी पराठा बाज और जो भी कुछ चीज़ है। तो इतने सारे कॉम्बिनेशन है। अब ये सारे कॉम्बिनेशन यदि देखा जाए तो एक किताब के 10 किताब में भी शायद अच्छे से हम डिस्क्राइब नहीं कर पाए उस पूरी रोटी बनाने की प्रक्रिया को, या जो बेल के बनने वाली जो चीज़ें हैं, रोटी बस नहीं, रोटी पूड़ी पराठा जितना सब है उसको नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारी घर में जब वो सामान्य ज्ञान बन गया कि छोटी 11-10 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, बल्कि 1 साल 2 साल की बच्ची है जो है आद्य मनस्वी, जो छोटी है हमारी 2 साल 3 साल की, जो सीख लेती है। तो ये बहुत ही सहज प्रक्रिया से इतना क्लिष्ट जानकारी भी हमारे लोगों को पहुंच जाती है। और जब इतनी सामान्य होती है वो जानकारी, तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और जैसे ही उसकी इंपॉर्टेंस खत्म होती है तो हमारी नजरों में थोड़ा सा उतनी महत्व की चीज ही रह जाती है। अरे क्या रोटी चौकड़ा, यही बोलते हैं ना, रोटी चूल्हा ही करोगी क्या और कुछ नहीं करोगी, जैसे कुछ और करना ज्यादा महत्व का है। ये रोटी बनाना और इतनी सारा उसका चीज का विज्ञान है जी, बड़ा बहुत छोटा चीज है, सामान्य ज्ञान है तो कोई भी कर लेगा। तो ये हमारी बहुत सारी चीजों के साथ ये भी हुआ है, जहाँ हमने उसके पीछे के
उसके पीछे का वैज्ञानिकता, उसके पीछे की सामाजिकता, उसके पीछे की आध्यात्मिकता, उसके पीछे की कलात्मकता, उनके बारे में हम अज्ञानी होते गए, पता नहीं चला, उनके बारे में जानना भूल गए, उसकी विशिष्टता हमको समझ में नहीं आई, वो सामान्य ज्ञान हो गया हमारे लिए। उसके बाद से भी विघटन चालू हुआ। तो ऐसे बहुत सारे काम है। तो कुछ तो ये है कि अपनी स्वाभाविक इस तरह से कि आप पीक पे पहुंचे हो, पीक के बाद आपका विघटन चालू हुआ है, और दूसरी चीज है कि आप पीक पे पहुंचे हो या नहीं भी पहुंचे हो, आपको जबरदस्ती मारा गया है, जैसे बाकी व्यवस्थाएं नष्ट की गई हैं। हाँ, बिल्कुल, जैसे बिल्कुल 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 नष्ट किए गए, जी बना के, कानून बना के, वही टॉर्चर करोगे तो फिर बाकी लोग अपने आप डर जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, भैया ऐसा कानून गैर कानूनी है। तो भैया बहुत वैसे तो बहुत विस्तार से जानने की इसमें एक चीज और है, मतलब आप जानने की, कि भिक्षावृत्ति का रोल तो हमने समझा, भिक्षावृत्ति को समझा, भिक्षावृत्ति की भूमिका समझी। एक बहुत महत्व की चीज इसके साथ ये है कि भिक्षावृत्ति के साथ साथ हमको अर्थव्यवस्था का एक पहलू भी पता चलता है। आज हमको ये लग रहा है कि हम हर आदमी नौकरी चाकरी पैसा ये जो चीज चल रही है उन्हीं के माध्यम से कमा के ही हम कुछ चीज कर सकते हैं, जी सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ये हमारे दिमाग में बहुत बुरी तरह से भर गया है। और ये क्यों भर गया है? वही पूरे अंग्रेजों की पद्धतियों के कारण से सारा चीज, या तो आप कमाओ और फिर जो करो। भिक्षावृत्ति हमको बताता है कि आप लोगों पे आधारित होकर ये भी एक माध्यम हो सकता है। ये हम 7-8 हजार जाति के लोग, मतलब कितने लोग, लाख लोग लगे होंगे इस पूरे काम में। सुनने में ये बहुत बड़ा फिगर लग रहा है, बहुत बिल्कुल, मतलब विश्वास नहीं होता कि इतनी जातियां नहीं होंगी क्या? अभी सोचो ना, हमारी हर जाति के जाति पुराण वाले इतने सारे, जो मैंने सुबह 3 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लगातार चलने वाली चीजों की वजह, क्योंकि कितनी जातियां रही होंगी। तो ये सारे जब जो लोग रहते थे, तो ये एक बहुत बड़ा आय तो आज नहीं सब कहना चाहिए, लेकिन आपके जीविकोपार्जन के लिए भी एक साधन होता था। खाली आपको कमाना, नौकरी करना या धंधा प्रोडक्शन करना ही बस काम नहीं है। आप इस समाज के ऊपर आश्रित होकर भी अपना बहुत सारा काम कर सकते थे। आज ये पूरा एक बार बता रहे थे, सॉरी मैं आपको, जी नहीं बताइए। आप बता रहे थे कि आपने बताई थी आजीविका के साथ साथ उसका गौरव भी, मतलब जब समाज में इनके काम का इतना इम्पोर्टेंस है कि उसको कोई और कर नहीं सकता है, वही और उनकी आगे की पीढ़ी कर सकती है, तो वो जब इतना सम्मान मिलेगा समाज में, तो फिर वो उसका मन नहीं भटकेगा, मतलब उस काम को कभी छोटा नहीं समझेगा, जैसे कि आज की डेट में समझा जाता है। तो ये भी एक बड़ा ध्यान आपने आकर्षण करा है। तो भैया बहुत सारा है वैसे तो भिक्षावृत्ति के बारे में जानने के लिए, तो हम मतलब लोगों को वो नहीं करेंगे, एक बार में ही निपटारा नहीं करेंगे। बहुत सारी बातें तो किताब में है, जो लोग जानना चाहते हैं उसको और तो किताब के माध्यम से भी बिल्कुल ले सकते हैं। हम नाम एड्रेस वगैरह यहाँ का शेयर कर देंगे। भारत गाथा नाम से ये पूरी सीरीज एक गुरुजी रविंद्र शर्मा जी हुए हमारे जी, तो उनकी ये पूरी बातें भारत गाथा के नाम से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। उसमें जो पहला ही खंड जो हमने निकाला है वो भिक्षावृत्ति का है। तो गुरुजी का भी पूरा जीवन एक तरह से अलग तरह की भिक्षावृत्ति पे ही मिला है। तो उनका वो समाज पे आश्रित होकर ही जीना अपने आप को परम श्रेष्ठकर समझते थे। तो इसलिए अपनी कमाई धमाई इस सब चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया। तो उनके जीवन से भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन उनके जो जीवन यापन से समझ में आता है कि ये बहुत चीज़ को उन्होंने जिया है बकायदा। तो बढ़िया है, पुस्तक लेके भी लोग जान सकते हैं, और भी हम भविष्य में इस बारे में और डीपली बात करेंगे। और ये आपने बातचीत के दौरान मेरे को लगा कि कितना अच्छा सिस्टम रहा है पहले अलार्म का, जिसको हम आज अलार्म कहते हैं। बिल्कुल। जीवंत लोग हमको है विभिन्न गीत संगीत के माध्यम से उठाया करते थे। तो जैसे आज स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करते हैं ना भैया, तो पहले कितना बड़ा स्टैंडर्ड था लाइफ का, कि हमको एक जीवंत आदमी आके रोज जगा रहा, और एक आदमी नहीं, एक आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है। अब तो एक छड़ी से अलार्म रख लेते हैं, हम अलार्म वॉच रख लेते हैं, उसमें भी हम बंद कर देते हैं, तो हम उठना चाहते हैं अलार्म से, लेकिन उठ नहीं पाते। उसमें ऐसा था कि वो चलती फिरती जो अलार्म है, उसमें मजबूरी में अपन उसको बंद नहीं कर सकते और एक जाएगी तो दूसरी आएगी। कितना सुंदर एक चित्रण अपना आता है भारत का, और समझ में आता है कि कितना गौरवशाली हमारा इतिहास वाकई में रहा है। तो बस फिलहाल के लिए भैया हम एक विश्राम लेते हैं आज की बातचीत के लिए, और पुस्तक का तो हमने जिक्र कर दिया। और अगली और भी किताबें, अभी 3 किताब करीब आप बता रहे थे कि पब्लिश हो गई हैं, और तीनों अच्छे अलग विषय पे, तो उन पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे और दर्शक लोगों को उसका लाभ मिलेगा। तो दोबारा से आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।